हेलो बच्चों, हमारा जो 11th फिजिक्स मापन एवं मात्रा का यूनिट है उसमें हम पढ़ रहे थे एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति और उसकी मूल राशियों और मूल मात्रा। और मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। याद हो गई आपको? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रतिपन्न तीव्रता। और उनके मात्रक थे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ये उन 7 मूल राशियों के मात्रक थे। उसमें हमने बता दिया था 1 मीटर कितनी लेंथ होती है, 1 किलोग्राम कितना वजन होता है। और आपसे ये भी बताया था मैंने कि इन डेफिनेशंस को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपकी जनरल एक सामान्य ज्ञान के लिए बताया जा रहा है। अब बात करते हैं सेकंड टाइम की, कि आपका 1 सेकंड टाइम होता क्या है, किसे 1 सेकंड कहें? आप बताओ कि टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। आपने देखा होगा बेटा हो कि पेंडुलम वाली घड़ी, जो लोलक पेंडुलम होता है, जिसमें जैसे आपका एक पेंडुलम घूमता है तो पेंडुलम को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं उसका आवर्तकाल या दोलन काल। तो आपके अणु परमाणु घड़ी होता है, उसमें परमाणु के वाइब्रेशंस होते हैं। परमाणु वाइब्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन 2 ऊर्जा स्तरों के बीच में संक्रमण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन 2 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण करता है, तो उसको बोलते हैं परमाणु घड़ी। आज के टाइम में जो सबसे उच्च स्तर की घड़ियां होती हैं, जिनमें सेकंड के लाखों करोड़ों तक का टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, और कई वर्ष, हजारों वर्षों में भी उनके टाइम में कोई बहुत कम परिवर्तन आ पाता है, तो ऐसी घड़ियां कहलाती है परमाणु की घड़ियां। तो परमाणु घड़ियों के आधार पर 1 सेकंड को आपका परिभाषित किया गया है। वो परिभाषा क्या है वो देखो। देखिए बच्चों, इन परिभाषाओं को पढ़ के आप थोड़ा इरिटेट मत हो जाना, क्योंकि ये इसलिए कई टीचर्स हैं ये जो आपकी परिभाषाएं इनको पढ़ाते नहीं, क्योंकि बच्चा समझता है कि पता नहीं ये फिजिक्स में क्या पता है, अभी से शुरू नहीं हुआ, सिर मुड़ाते ओले पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं पता है इसमें क्या क्या चीज़ें। आप इसमें इंटरेस्ट लो, देखो चीज़ें क्या है, याद नहीं करना अब, क्योंकि ये सारी जो टेक्नोलॉजी के वर्ड्स हैं ये तुम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। मैं पढ़ता था, मुझको भी ऐसा ही लगता था कि पता नहीं यार क्या पता, कहीं पढ़ना शुरू किया नहीं और क्या क्या चीज़ आने लगी। ठीक, तो देखिए आपका 1 सेकंड आपका टाइम क्या है, कौन सा टाइम है कि जो आपका परमाणु होता है उसका ये नाभिक है, उसके बाद इसके ऊर्जा स्तर हैं, ऊर्जा स्तरों में भी उप ऊर्जा स्तर होते हैं, तो 2 उप ऊर्जा स्तर होते हैं एनर्जी के लेवल से। इनके बीच में आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आ गया, गया वापस आ गया, तो जो जाकर वापस आता है वो उसका एक आवर्तकाल है। और उसके संगत क्या होगी, आपका प्रकाश की जो तरंग है वो इस तरह से प्रकाश की तरंग निकलेगी। तो आप देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका 1 चक्कर पूरा होगा, फिर ये आपका 2 चक्कर पूरे होंगे, तो इसको बोलते हैं आपका एक आवर्तकाल। ये जो टाइम है इसको बोलेंगे एक आवर्तकाल। तो क्या है? 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 133 तत्व का नाम क्या है? सीजियम, और ये उसकी द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या होता है नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सीजियम का कौन सा परमाणु लें जिसकी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जोड़ कितना? 133। परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होती है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल पास ऊर्जा स्तर होते हैं, उनके मध्य संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के कितने, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन। ये मोबाइल नंबर से हैं सीजियम के 9192631770 और 10 डिजिट है, याद कर लो। सीजियम के मोबाइल नंबर है, जैसे क्या है 9192631770। तो इतनी बार वाइब्रेशन होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन इतनी बार संक्रमण करे, तो वो जो टाइम है वो टाइम क्या कहलाता है? 1 सेकंड। अर्थात यो कह सकते हैं परमाणु घड़ी में, सीधी शब्दों में कहते कह सकते हैं कि 1 सेकंड वह समय है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु
कितना कंपन करे? 9192631770 बार कंपन करता है। उसको हम क्या कहते हैं? 1 सेकंड। यदि ये परिभाषा थोड़ी बड़ी लगे तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु घड़ी में 9192631770 बार कंपन करता है। आप कहोगे साहब वही परिभाषा ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए उसको इस तरह भी कह सकते हैं। भैया परमाणु कंपन का मतलब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, और वो संक्रमण है उसके संगत आपकी क्या निकलेगी? विकिरण। तो वो विकिरण का आवर्तकाल वही होगा जो इलेक्ट्रॉन को संक्रमण में टाइम लगता है। ठीक, तो ये आपका क्या है? 1 सेकंड समय है। याद नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा हम समझ तो लें। तो ये क्या कहलाता है? 1 सेकंड। अब बात करते हैं हम एम्पियर की, कि 1 एम्पियर धारा कितनी होती है। अब देखो बच्चों, 1 एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा क्या होती है? देखिए कि यदि हमारे पास 2 समांतर चालक तार, क्या ये चालक तार, जिनकी लंबाई बहुत अधिक है, इसलिए इन्हें अनंत लंबाई के तार कहेंगे। तो इनकी लंबाई क्या है? अनंत। ठीक, और इनका जो अनुप्रस्थ काट है, जैसे ये आपका तार है तो ये सामने का जो सर्कल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, ये इसका अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो लंबाई तो क्या है? एकदम लंबाई है अनंत, और अनुप्रस्थ काट है वो क्या है? नगण्य। और ये निर्वात में 1 मीटर दूर स्थित है। इसमें निर्वात में 1 मीटर दूर स्थित है। दोनों में कोई करंट जा रही है, आई जो करंट जा रही है। यदि ऐसा होने पर प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो जाए, तो ये जो धारा जा रही है ये भी 1 एम्पियर होगी और ये भी 1 एम्पियर होगी। इसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, यदि अनंत लंबाई और नगण्य अनुप्रस्थ काट के 2 धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा प्रत्येक तार की चालक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो जाए, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। आप कहोगे साहब ये नंबर बस साहब हमको याद करनी नहीं है, ये 12th में आएगी, ये आपके 12वीं क्लास में ये परिभाषा आएगी, तो आपको याद भी करना पड़ेगा, समझाएंगे भी। तो क्या है 1 एम्पियर की? 1 एम्पियर धारा की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है? कि अनंत लंबाई और नगण्य अनुप्रस्थ काट के 2 सीधे समांतर धारावाही चालक तार वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तब यदि प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल लगे, तो प्रत्येक तार से जाने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये किसकी परिभाषा होगी? 1 एम्पियर की। ठीक, अब हम बात करते हैं 1 केल्विन की। 1 केल्विन ताप कितना होता है? अब आपका नेक्स्ट भौतिक राशि है आपकी ताप या ऊष्मागतिक ताप, और इसका मात्रक होता है केल्विन। अब देखिए बच्चों, आप कहोगे साहब ताप तो डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, इनमें मापा जाता है। देखिए ये जो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन क्या होता है, ये भी हमारे आएगा, पढ़ाएंगे सारी चीज़ें इसी क्लास में आ जाएंगे। केल्विन क्या है कि ताप होता क्या है, ये सबसे पहले केल्विन ने बताया कि ताप का कारण क्या है। ये ताप का कारण है पदार्थ के अणुओं की गति। अब बताओ, अर्थात जब ताप बढ़ाते हैं तो पदार्थ के अणु तेजी से गति करते हैं, ठोस हैं वो वाइब्रेट कंपन गति करते हैं, और आपके द्रव के अणु हैं वो आपके पदार्थ की परिसीमाओं के अंदर स्थानांतरण गति करते हैं, वाइब्रेशन भी करते हैं। गैस के अणु भी स्थानांतरण गति करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसके आधार पर तो ताप ऋणात्मक होना ही नहीं चाहिए। भाई अणु गति करें तो ताप बढ़ जाएगा, ज़्यादा तेज गति करेंगे तो, कम करेंगे तो ताप कम हो जाएगा, और अणु ने गति करना बंद कर दिया तो ताप 0 हो गया। तो फिर माइनस ताप क्या होता है? तो माइनस ताप नहीं होता है, नेगेटिव में ताप नहीं होता है। फिर कहोगे तो हम तो पढ़ते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस,
वो आपके पहले के पैमाने थे, फिजिक्स के हिसाब से ऋणात्मक में ताप नहीं होगा, वो केल्विन की बात। इसलिए जो ताप की परिभाषा के आधार पर कि वास्तव में टेम्परेचर होता क्या है, अणुओं की गति के कारण होता है, तो इस आधार पर केल्विन ने अपना पैमाना दिया है। तो जहां अणुओं की गति बंद हो जाती है उसको हम कहते हैं 0 केल्विन। इसलिए केल्विन में ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक, वो कितना होता है? वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये जो ताप होता है, इस ताप को, ये जो ताप है, इस ताप को हम कहते हैं 0 केल्विन। इस ताप पर -273.15 डिग्री सेल्सियस, इस ताप पर अणु अपनी गति बंद कर देते हैं, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। तो ये तो बात हुई केल्विन की। अब देखिए, मैं आपसे कहूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ होता है, पानी, दोनों चीजें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम पानी है उसका ताप घटाते जाएं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमने लग जाएगा, और यदि बर्फ है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लग जाएगी। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ व पानी दोनों उपलब्ध होंगे। ठीक, दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि किसी आपके पात्र में बर्फ है और इसमें आप थर्मामीटर लगा दो, तो थर्मामीटर का ताप तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती, और तब तक थर्मामीटर कितना बताएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बताएगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, या 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसी तरह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या होगा? बर्फ और पानी दोनों साम्य अवस्था में रहेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी भाप और आपका जो पानी है दोनों साम्य अवस्था में रहेंगे। एक ऐसा ताप होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। ये जो ताप होता है 273.16 केल्विन, इस ताप पर आपकी ठोस, द्रव और गैस अर्थात बर्फ, पानी और वाष्प तीनों ही साम्य अवस्था में होती हैं। और ये जो ताप है इसको बोलते हैं पानी का ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। याद करो, पानी के त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है? 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बताओ पानी के त्रिक बिंदु का ताप कितना है? 273.16 केल्विन। यदि इसमें मैं 273.16 का ही भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? 1 केल्विन। तो 1 केल्विन की तो परिभाषा सही। तो क्या है केल्विन परिभाषा? ये क्या आपका था? पानी के त्रिक बिंदु का था, उसका कौन सा भाग? 273.16, उसको क्या कहेंगे? 1 केल्विन। तो हम कहते हैं जल के त्रिक बिंदु के ताप, जल के त्रिक बिंदु के ताप के 1/273.16 भाग को जल इसके 273.16 का भाग दे दो, तो जल के त्रिक बिंदु के ताप के 1/273.16 भाग को क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? 1 केल्विन की। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? मोल की। अब है आपकी पदार्थ की मात्रा मोल। तो एक मोल क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री में भी काफी आएगा, केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा पढ़ाएंगे। यहाँ भी हम समझाते हैं कि पदार्थ की मात्रा 1 मोल कितनी होती है, कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसके अंदर उसके अवयवी कणों, इसकी अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं? पदार्थ यदि अणु के रूप में हो तो अणुओं की संख्या, परमाणु के रूप में हो तो परमाणु की संख्या, आयनों के रूप में हो तो आयनों की संख्या, उसको जनरली कहते हैं अवयवी कणों की संख्या। तो 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम
कार्बन में कार्बन परमाणुओं की होती है। अर्थात हम कार्बन 12 का कितने लें? 0.012 किलोग्राम, इसका मतलब 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु होंगे उतने अवयवी कण हैं, तो उस मात्रा को हम क्या कहेंगे? 1 मोल। समझ आ गया? कार्बन 12 मतलब इसके नाभिक में 6 तो प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो। ऐसे कितने परमाणु? तो वो बताइए कितनी संख्या होती है? कार्बन 12 की, जो कार्बन 12 वो होता है, कार्बन 12 का 12 ग्राम तोल लें तो उसके अंदर जितने परमाणु हैं उतने ही अवयवी कण पदार्थ के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 मोल। आप सोच रहे होंगे साहब कितने अवयवी कण होंगे? वो अवयवी कण होते हैं 6.02 गुणा 10 की घात 23, जिसको आपने पढ़ा होगा पहले। ये कहलाती है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, ठीक। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसके अंदर एवोगाड्रो नंबर के बराबर या आवोगाद्रो संख्या के बराबर अवयवी कण हो। और यदि इस मात्रा को हम क्या करें? आयतन मापे गैस का, तो उसका क्या होता है? 22.4 लीटर आयतन होता है, ठीक। तो आपका ये आपकी 1 मोल की परिभाषा है। डिटेल में जब भी हम आणविक गति पढ़ेंगे वहां समझा देंगे। तो क्या होती है 1 मोल की परिभाषा? 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवी कणों की संख्या उतनी हो जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणुओं की होती है। और आपकी लास्ट भौतिक राशि है वो क्या है? ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैंडिला। तो एक कैंडिला कितनी तीव्रता होती है वो समझाते हैं। आपकी लास्ट जो मूल भौतिक राशि वो है आपकी ज्योति तीव्रता है प्रदीपन तीव्रता। बच्चे ज्योति तीव्रता है प्रदीपन तीव्रता होती क्या है? कि आपका कोई भी स्रोत होता है लाइट का, उससे आपके प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से जो ऊर्जा जा रही है, जैसे आपका ये सोर्स है तो यहाँ पर मैं 1 इकाई क्षेत्रफल का एक सर्कल ले लूँ तो प्रति सेकंड इसके अंदर से कितनी एनर्जी जाएगी वो उस स्रोत की तीव्रता कहलाती है। तो हमारे जो सोर्स होते हैं लाइट के, चाहे स्टार्स हो चाहे आपकी कोई भी सोर्स हो प्रकाश का, तो उसकी तीव्रता हम किस में मापते हैं? आपकी कैंडेला में, ठीक। ये आपके काम नहीं आती, आपके 11th-12th में 1% कहीं भी काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ये कैंडेला तीव्रता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था हर्ट्ज आवृत्ति कि आपके जो प्रकाश का जो सोर्स होता है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? संक्रमण करते हैं। प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया और वापस नीचे संक्रमण किया तो फिर प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो वो कंपन करता है। जो अभी बताया था हमने टाइम 1 सेकंड की परिभाषा बताई थी सीजम 133 में, तब भी कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन के जो संक्रमण होते हैं उसको बोलते हैं परमाणु के कंपन। तो कितने कंपन करे? एक कैंडेला किसी दिशा में 540 गुना 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब 540 का के 12 जीरो लगा दो, इतने कंपन करे वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में 186 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी एक कैंडेला। अब स्टेरेडियन क्या होता है? ठोस कोण, जो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपकी क्या है? ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता की डेफिनेशन है, कोई पूछता भी नहीं है, पढ़ लेना है। तो ये आपकी क्या है? मूल जो भौतिक राशि हैं वो आपकी कितनी है? 7। ये याद होना चाहिए मूल भौतिक राशि कौन कौन सी है, उनके मात्रक क्या है, बस इतना याद कर लो। बाकी इनको भी पढ़ना तो चाहिए ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़े। थैंक यू बच्चों।